हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बिग डेटा के बारे में और ये इस बिग डेटा सीरीज़ का सबसे पहला लेक्चर होगा। तो हम लोग इस एपिसोड में बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि बिग डेटा की परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। हम ये भी समझेंगे कि बिग डेटा को पहचाना कैसे जाए और हम लोग एक एग्जाम्पल के बारे में भी बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि बिग डेटा को कैसे यूज़ किया जा रहा है, कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इससे पहले कि हम लोग बिग डेटा की डिटेल्स में जाएं, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम्स में डेटा की क्या हालत है। तो मैंने कुछ नंबर शेयर किए हैं स्क्रीन पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप लोग समझ पाएंगे कि आज की डेट में डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है और बहुत जल्दी जल्दी जनरेट हो रहा है। ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 मिनट की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, यानी कि हर 1 मिनट में तकरीबन 1 लाख ट्वीट्स हो जाते हैं ट्विटर पे, तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा फेसबुक स्टेटस अपडेट्स हो जाते हैं, तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा गूगल सर्चेज हो जाती हैं, तकरीबन 170 मिलियन से ज़्यादा ईमेल्स सेंड हो जाते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि ये सब चीज़ें ये दर्शा रही हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेटा जनरेट हो रहा है और बहुत ज़्यादा डेटा का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है। ये टेराबाइट्स में जा रहा है, पेटाबाइट्स से ऊपर टेराबाइट्स होता है उसमें डेटा जा रहा है, टेराबाइट्स से भी ऊपर जा रहा है जहाँ पर एक्साबाइट्स होता है। तो डेटा का जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है और वो इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि आप और मैं बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं। और हम लोग डेटा कैसे जनरेट कर रहे हैं? बाय यूजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, जीमेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है और वो सारा का सारा डेटा बिग डेटा में इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बिग डेटा है क्या। तो जैसा कि एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है बिग डेटा की, ये हालांकि इंग्लिश में है लेकिन हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे कि बिग डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के डेटा को रिप्रेजेंट करता है और ये जो डेटा होता है ये बहुत डिफरेंट तरीके से आपके पास आ रहा होगा और अलग अलग सूरतों में आ रहा होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ इस वाक्य से कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है या आपको कोई सिचुएशन दी जाती है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है और आपको बोला जाता है कि आपको इसे सॉल्व करना है, और अगर आपको लगता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो बिग डेटा से सॉल्व हो सकती है, तो आप ये देखिए कि कि सबसे पहले जो डेटा का जो साइज़ है वो क्या है। क्या ये डेटा का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है? क्या ये पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स में डेटा जा रहा है? दूसरी चीज़ आप देखिए, क्या डेटा किन सोर्सेज से आ रहा है, डेटा दे कौन रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, मैंने एक इमेज शेयर करी है और उसमें आप देखेंगे जो बीच में जो बिग डेटा है, इमेजिन कि वो बिग डेटा आपकी एप्लीकेशन है फ़र्ज़ करिए, और जो बाकी जो चारों तरफ के जो आपको जो सोर्सेज दिख रहे हैं कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, स्काइप है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, वर्डप्रेस है, यूट्यूब है, गूगल है, ये सारे के सारे डेटा सोर्सेज हैं और ये सारे के सारे बिग डेटा के इंजन के अंदर अपने डेटा को भेज रहे हैं। तो ये बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं, वेरियस डेटा सोर्सेज हैं और इन सभी का अपना अपना डेटा फॉर्मेट है। ट्विटर का अपना डेटा फॉर्मेट है, फेसबुक का अपना डेटा फॉर्मेट है, जीमेल का अपना डेटा फॉर्मेट है, गूगल सर्चेज़ का अपना डेटा फॉर्मेट है। तो ये सभी का अपना अपना डेटा फॉर्मेट है। तो बिग डेटा इसी चीज़ को दर्शाता है। बिग डेटा जो रिप्रेजेंट करता है, जो दर्शाता है, वो इसी चीज़ को दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, वेरियस डेटा सोर्सेज से आ रहा होगा डेटा और अलग अलग फॉर्मेट में होगा। हम इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे आने वाली स्लाइड में। तो अगर आपको लगता है कि अभी आपको ये पूरी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आने वाली स्लाइड्स में और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कि बिग डेटा को पहचाना कैसे जाए। अगर मैं आपको कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ, एक प्रश्न देता हूँ, और आपको अगर ये समझना है कि ये जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या बिग डेटा से सॉल्व हो सकता है या नहीं सॉल्व हो सकता है, ये आप कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने का एक शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट ये है कि आप देखिए कि वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने आपको दी है
क्या उसमें 3 वीज आते हैं कि नहीं आते? ये 3 वी क्या हैं? वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। ये 3 वी हैं। कोई भी बिग डेटा की प्रॉब्लम होगी तो उसमें ये 3 वी की प्रॉपर्टी होंगी ही होंगी। तो चलिए इन प्रॉपर्टी को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। तो जैसा कि मैंने पहले की स्लाइड्स में भी बताया, पहली स्लाइड में भी बताया था और सेकंड स्लाइड में भी बताया कि जो डेटा का जो साइज़ होगा वो बहुत बड़ा होगा। वो इनफैक्ट इतना बड़ा होगा कि आपका नॉर्मल डेटाबेस उस डेटा को झेल नहीं पाएगा, उस डेटा को स्टोर नहीं कर पाएगा, उस डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डेटा बहुत बड़ा होता है साइज़ में। तो जैसा कि मैंने कुछ साइजेस लिखे हुए हैं यहाँ पर, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स या एक्साबाइट्स। तो इस तरह का अगर डेटा इतना ज़्यादा है कि वो पेटाबाइट्स और टेराबाइट्स और एक्साबाइट्स में जा रहा है, तो ये एक निशानी है कि शायद ये जो प्रॉब्लम है ये बिग डेटा के टूल्स या बिग डेटा के सोल्यूशन से सॉल्व की जा सकती है। दूसरा वी जो है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है कि डेटा जो है वो बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहा है। अगेन मैं पहली वाली स्लाइड को रेफ़र करूंगा जिसमें मैंने बताया था कि कितने ट्वीट्स हो रहे हैं और कितने फेसबुक पोस्ट्स 1 मिनट में शेयर किए जा रहे हैं, उस 1 मिनट में कितने ईमेल्स हो रहे हैं, उसी 1 मिनट में कितने गूगल सर्चेस हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि डेटा की जो पैदा होने की जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो बहुत ही फास्ट है, वो बहुत ही तेज़ है। तो ये दूसरी पहचान, दूसरी निशानी होती है किसी बिग डेटा के प्रॉब्लम की, कि जो डेटा सोर्सेज से जो डेटा जनरेट हो रहा होगा, जो डेटा पैदा हो रहा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से पैदा हो रहा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा गति से पैदा हो रहा होगा डेटा। ये दूसरी निशानी होती है। जो तीसरी निशानी होती है वो होती है वैरायटी। मतलब डेटा जो दिख रहा होगा उसका अलग अलग उसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब होता है कि डेटा का जो जिस तरह से आप डेटा को लिखते हैं, जिस तरह से डेटा को दर्शाते हैं, वो उसकी सूरत अलग अलग होगी। कोई डेटा होगा जो एक्सेल शीट में आ रहा होगा, कोई डेटा होगा जो डेटाबेस के डेटा से आ रहा होगा, कोई डेटा ईमेल का होगा, कोई डेटा वेब पेज हो सकता है जो कि एक HTML डॉक्यूमेंट है, कोई डेटा आपका सिस्टम के लॉग फाइल्स होंगे जो सिंपल टेक्स्ट है और कुछ नहीं है, कुछ डेटा फेसबुक पोस्ट से आ रहा होगा जो कि सिंपल स्ट्रिंग है, सिंपल एक लिखा हुआ इंग्लिश वाक्य है और कुछ नहीं है। तो अब देखेंगे कि ये वैरायटी हो गई। सारे के सारे जो मैंने अभी गिनवाए ये है सब डेटा ही, लेकिन सारे डेटा को दिखाने का तरीका जो है वो अलग अलग है। और इन दिखाने के तरीक़ों को हम तीन उसमें कैटेगरीज में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड और तीसरा है अनस्ट्रक्चर्ड। हम इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे अगली स्लाइड में, लेकिन इस स्लाइड के संदर्भ में आप ये बात समझिए कि वेलोसिटी, वॉल्यूम और वैरायटी, ये 3 वी हैं। वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा डेटा आएगा, वेलोसिटी मतलब बहुत तेज़ी से डेटा आएगा, और वैरायटी मतलब बहुत अलग अलग तरीके का डेटा आएगा। कोई ईमेल का डेटा होगा, कोई लॉग फाइल का डेटा होगा, कोई जीमेल से डेटा आ रहा होगा, कोई फेसबुक का स्टेटस का अपडेट का डेटा आ रहा होगा। तो डेटा बहुत डिफरेंट तरीके का डेटा होगा, अलग अलग तरीके का डेटा होगा। ये 3 वीज होते हैं बिग डेटा के। अगली चीज़ है जैसे मैंने बोला था कि अगली स्लाइड में बात करूँगा जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मैंने बताया, जो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड बताया, वो क्या होता है इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो जब मैं स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करता हूँ, स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जिसका एक बहुत ही क्लियरली तरीका होता है दिखाने का। जैसे कि आप डेटाबेस की कोई रो इमेजिन करिए कि डेटाबेस में एक आपने रो डाल दी। अब जो डेटाबेस जो है उसका बहुत ही क्लियर सा एक ढांचा है कि भाई रो होगी और कॉलम होगा, एक हॉरिजॉन्टल रो होगी, एक रो होगी और एक कॉलम होगा। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का और भी कोई डेटा हो सकता है। सपोज कोई एक्सेल शीट आ रही है, एक्सेल शीट में भी क्या होगा, रो होगा और कॉलम होगा। रो और कॉलम को भी हम हिंदी में समझ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ पाएंगे रो और कॉलम क्या होता है। तो रो और कॉलम जो जिस भी डेटा सेट में, जिस भी डेटा सोर्स की तरफ से जो डेटा आ रहा है, अगर वो बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइंड है, बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। अच्छा और बुरा हम कैसे समझेंगे? अच्छा डेटा अच्छी तरह से दर्शाने का मतलब ये है कि उस डेटा को आपकी जो बिग डेटा एप्लीकेशन है वो सीधे सीधे बड़ी आसानी से ले, आसानी से कंज्यूम कर ले, उसको आसानी से प्रोसेस कर ले। जो दूसरा जो है टाइप है वो है सेमी स्ट्रक्चर्ड।
सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है कि इस वाले डेटा में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एज इट इज़ उस डेटा को समझ पाए। जैसा कि मैंने एग्जांपल्स पहले भी बताए थे कि सपोज़ कोई HTML पेज है। अब देखा जाए तो HTML पेज में स्ट्रक्चर तो होता है, क्योंकि HTML के टैग्स होते हैं। HTML का हेड टैग होता है, HTML का बॉडी टैग होता है, मेटा टैग्स भी होते हैं उसके अंदर। तो थोड़ा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन आप इस पूरे HTML डॉक्यूमेंट को सीधा एज इट इज़ अगर आप बिग डेटा प्रोसेसिंग इंजन को भेज देंगे तो उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। आपको इसमें से कुछ डेटा निकालना पड़ेगा। आपको हेड के अंदर जो डेटा है वो निकालना पड़ेगा, आपको बॉडी के अंदर जो डेटा है वो निकालना पड़ेगा, आपको मेटा टैग्स अलग से निकालने पड़ेंगे, और फिर उस डेटा को जो निकाला हुआ डेटा है आप उसको भेजेंगे अपने बिग डेटा प्रोसेसिंग इंजन के अंदर। तो कुछ स्ट्रक्चर तो है, लेकिन स्टिल आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग हो गया। स्ट्रक्चर्ड वाले में डेटा एज इट इज़ आ जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर डेटा का जो कि हमारी एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस समझ पाती हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड में कुछ स्ट्रक्चर्ड होगा, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होगा कि वो सीधे सीधे समझ पाए। जेसॉन भी इसमें लिखा हुआ है। जेसॉन बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है जो कि की वैल्यू पेयर होता है बेसिकली। जो तीसरा टाइप लिखा हुआ है इसमें वो है अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का। अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है जिसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया फेसबुक की पोस्ट, अब वो एक इंग्लिश वाक्य है और कुछ नहीं है, अंग्रेज़ी का एक वाक्य लिखा हुआ है। अब उसको आपकी एप्लीकेशन अगर आप उसका सीधे सीधे भेज देंगे तो आपकी एप्लीकेशन को क्या करना है उसके साथ उसको नहीं पता है, तो आपको उसको ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है उसमें पहले आपको बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है इसके पहले कि उस डेटा से आप कोई मतलब निकाल सकें। तो जैसे कि ऑडियो फाइल हो गई, या वीडियो फाइल हो गई, या कोई इमेज हो गई, कोई फ़ोटो हो गई, या कोई बहुत ही बड़ी PDF हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी में जाती हैं, और इनको समझने के लिए पहले इनको प्रोसेस करना पड़ता है, इनमें से इनकी सफाई करनी पड़ती है बेसिकली। तो ये हमारे 3 टाइप के डेटा होते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इस लेक्चर में एक एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा जिससे हम समझेंगे कि बिग डेटा को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल लिया है जो आजकल की डेट में बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही आप इसको समझ सकते हैं। वो है कोरोना वायरस का। हम जानते हैं कि हम एक महामारी से, एक वैश्विक महामारी से हम अभी जूझ रहे हैं। और ये जो महामारी है, आपने देखा होगा कि आप जब डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो इस महामारी का आपको एक बढ़िया सा एक ग्राफ बना के दिखाया जाता है, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आपने सुना होगा कि हमें कर्व को फ्लैटन करना है। हालांकि ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि एक ग्राफ दिखाते हैं और बोलते हैं कि उस ग्राफ को आपको सीधा करना है बेसिकली, अगर हमको इस महामारी को रोकना है या इस महामारी से हमको लड़ने का इंतज़ाम करना है। तो वो सब कैसे जनरेट होता है, वो ग्राफ किसने बनाया, कैसे बनाया। आप रोज़ के रोज़ देखते हैं कि इतने केसेस आ गए और इतने लोग ठीक हो गए और इतने लोग नए मरीज़ पाए गए हैं, और इतने लोग जो हैं वो कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ पाए अपनी आगे, वो उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, या जो भी है, जो भी डेटा आता है, वो सारा का सारा डेटा आपको एक ग्राफ में कैसे दिख जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि ये जो हमारा देश, अगर मैं भारत का एग्जांपल लूँ, तो हमारे पास इतने सारे राज्य हैं, उसमें बहुत सारे ज़िले हैं, उन ज़िलों में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। अब कोई डॉक्टर जो है वो एक पोर्टल पे जाके मरीज़ की एंट्री कर रहा है, कोई डॉक्टर है वो उसने रिपोर्ट बनाई, उसके पास या इंटरनेट नहीं है, तो या इंटरनेट उसके पास हॉस्पिटल में नहीं है, तो उसने अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के अपलोड कर दिया, तो वो इमेज हो गया। तो पहले वाले ने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया था, उसका डेटा स्ट्रक्चर्ड हो गया क्योंकि वो सीधे किसी डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया। सेकंड डॉक्टर ने फ़ोटो खींच के भेजा, तो वो फ़ोटो का डेटा हो गया। कोई तीसरा डॉक्टर था, उसने किसी और माध्यम से भेजना, उसने ईमेल कर दिया फॉर एग्जांपल। तो अब देखोगे ये तीनों ने डेटा भेजा, लेकिन तीनों ने अलग अलग फॉर्मेट का डेटा भेजा। तीनों का जो डेटा का जो ढांचा था वो बिल्कुल अलग था। एक का नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट था, एक का PDF था, और एक का कुछ और था। तो तीनों का डेटा बिल्कुल ही अलग अलग, तीनों का डेटा जो है वो सेम है, लेकिन डेटा को भेजने का जो माध्यम है, जो डेटा को जो देखने का जो माध्यम है, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ये जो सारा का सारा डेटा है
वो अलग अलग तरीके से आ रहा है। और इमेजिन कीजिए सारे के सारे ज़िले और सारे के सारे डॉक्टर्स और सारे के सारे हॉस्पिटल्स रोज़ाना कितना सारा डेटा भेज रहे होंगे। वो सारा का सारा डेटा एक जगह पर पहुंचता है और फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और उससे ये एक ग्राफ निकाला जाता है। तो आप देखेंगे हमने जो 3V की बात करी थी, इसमें वॉल्यूम आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, बहुत सारे ज़िलों के बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे डेटा सबमिट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया हमारा। वेलोसिटी बहुत हाई हो गई क्योंकि रोज़ाना बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, उसमें से बहुत सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव आ रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा सबमिट हो रहा है हमारे सिस्टम में। तो सोचिए कितने सारे टेस्ट हो रहे हैं, हम सुनते हैं कि रोज़ लाखों में टेस्ट हो रहे हैं, तो वो लाखों का जो डेटा है वो बहुत ही जल्दी जल्दी हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा है, तो वेलोसिटी हाई हो गई। और जब हमने तीसरी बात करी थी वैरायटी की, तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई ईमेल कर रहा है, कोई फ़ोटो भेज के डेटा को भेज रहा है और कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहा है, तो ये तीनों के तीनों अलग अलग तरीके माध्यम हो गए और तीनों का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है डेटा का। कोई फ़ोटो भेज रहा है, कोई ईमेल भेज रहा है और कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है, तो तीनों वीज इसमें हमारे सेटिस्फाई हो गए और हम इससे ये भी समझ पाएंगे कि ये एक बिग डेटा का प्रॉब्लम है जिसको हम बिग डेटा के टूल्स और टेक्नोलॉजी और बिग डेटा के जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं हम उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा और भी तरीके का डेटा हो सकता है, जैसे कि सेलफोन ट्रैकिंग का डेटा हो सकता है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है पेशेंट की उसका डेटा हो सकता है। हम इन सारे के सारे डेटा को यूज़ करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर क्या है उसका, वो कहाँ पर है, जो कि अगर हम किसी की लोकेशन ट्रैक करनी है तो उस लोकेशन को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेसिकली जो होते हैं उससे हम लोकेशन को पता लगाते हैं, वो भी डेटा हो सकता है। तो बहुत सारा तरीके का डेटा हो सकता है इसमें, और वो सारा का सारा डेटा बिग डेटा के इंजन में जाता है और वहाँ से फिर हम लोग ये एनालिसिस करते हैं, ये ग्राफ जनरेट करते हैं बेसिकली। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर से आप लोगों को हेल्प मिली होगी समझने में कि बिग डेटा के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, 3 V's के बारे में हम लोग क्या समझते हैं, और स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। और ये एक केस स्टडी मैंने आपको बताई जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि ये यूज़ कहाँ पर हो सकता है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें कि हम फर्दर और ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे बिग डेटा की। थैंक यू।